बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन को ड्राइव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास जी एक्सिस है, तो वाई एक्सिस इसको ले लें और एक्स एक्सिस हमारे पास ये होगा जैसे मैंने ये बनाया है। तो यहाँ सर्कल की प्लेन एक्स वाई है, लिहाजा एक्सिस ऑफ रोटेशन जी के अलॉन्ग होगा। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है। जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो आपको बताया था इसमें जो रेफरेंस लाइन है वो भी रोटेट कर रही होती है। जितनी एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ जाती है। तो हमने उस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट P सपोज किया है। उस पॉइंट P का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसे हमने R से रिप्रेजेंट कर रखा है। यानी अगर आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपके पास ये जो है वो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और आप देखें इस डिस्टेंस का एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एंगल 90 है। इसीलिए हम इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं और यही हमारे पास सर्कल का रेडियस होता है। अब बेटा पॉइंट P हमने लिया रिजिड बॉडी में और फ़र्ज़ कर लें कि पॉइंट P इनिशियली यहाँ पर मौजूद है P1 पोजीशन पर। पॉइंट P1 पोजीशन पर मौजूद है। इसके बाद वो पॉइंट P जो है वो मूव करता है इस सर्कल के अलोंग और फ़र्ज़ कर लिया कि वो मूव करके P2 पर चला जाता है इस पॉइंट पर। तो जब पार्टिकल यहाँ था तो रेफरेंस लाइन हमारे पास ये थी, जब पार्टिकल यहाँ चला गया तो रेफरेंस लाइन भी यहाँ पर आ गई होगी। तो इसी दौरान सेंटर पर ये वाला एंगल बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम यहाँ पे डेल्टा थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस दौरान पार्टिकल P1 से P2 तक गया मूव करके किस वेलोसिटी के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ, इसी दौरान रेफरेंस लाइन OP जो थी वो OP1 से रोटेट करके OP2 पर चली गई। कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और अगर रेफरेंस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो रिजिड बॉडी की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट P जो है वो मूव करके गया है थ्रू ए डिस्टेंस। किस डिस्टेंस के थ्रू मूव किया पार्टिकल ने? पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है, यानी उसने आर्क लेंथ के अलॉन्ग मूव किया है। तो दो पॉइंट्स हैं P1 और P2। तो P1 से लेकर P2 तक हमारे पास ये जो आर्क है इसकी लेंथ को हम लिखेंगे P1 P2 इज इक्वल टू, इसको हम डेल्टा S रख लेते हैं। यानी कि जब पार्टिकल P1 से P2 तक गया तो इस आर्क की लेंथ डेल्टा S थी। और मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि अगर पार्टिकल सर्कल के अलोंग थोड़ी देर के लिए मूव करे तो आर्क लेंथ जो है वो स्ट्रेट हो जाती है और उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो जिस दौरान पार्टिकल P1 से P2 तक गया, इसी दौरान रेफरेंस लाइन जो है उसने सेंटर पर ये एंगल बना दिया और इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा थीटा और इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ये दोनों काम जो हैं वो सेम टाइम में हो रहे हैं। जितनी देर में पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया उतनी देर में रोटेटिंग रेडियस यहाँ से यहाँ चली गई और सेंटर पर ये एंगल बना दिया। यानी डिस्टेंस डेल्टा S का कवर होना और डेल्टा थीटा का सेंटर पर बनना, ये दोनों काम सेम टाइम इंटरवल में होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो टाइम इंटरवल डेल्टा T है। अब बेटा हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होती है रेडियस इनटू डेल्टा थीटा,
लेंथ ऑफ आर को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया था, और ये हमारे पास वहाँ पे थीटा था, यानी एस इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर्क की लेंथ है बेटा वो हमारे पास है P1 P2 और उसको हमने डेल्टा एस लिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एस लेंथ ऑफ आर्क की जगह। रेडियस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये आर आ जाएगा, और एंगल हमारे पास ये डेल्टा थीटा आ गया। अब जिस टाइम में ये दोनों काम हुए हैं, डेल्टा एस का कवर होना और डेल्टा थीटा का सेंटर पर बनना, उस टाइम के साथ हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइड आ जाएगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, आर ये रह जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अभी बताया था अगर पार्टिकल शॉर्ट इंटरवल के लिए मूव करेगा बेटा, तो हम डेल्टा एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और शॉर्ट इंटरवल की वजह से हम इसकी भी लिमिट ले लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की भी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, साथ में आ जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल्स आर, वैसे ही आ जाएगा क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, या यहाँ आ जाए, आर कांस्टेंट रहना है, आर में चेंजिंग नहीं आनी। तो डेल्टा थीटा चेंज होगा, तो हमारे पास इसके लिए भी लिमिटिंग वैल्यू हमने ले ली, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये वाला बेटा जो हमारे पास रिलेशन है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट टाइम के लिए इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये हमारे पास है टाइम, लिहाजा ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है ये बेटा लीनियर वेलोसिटी होगा, आर वैसे ही आ जाएगा, और ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है। इस v को हम पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, और इस ओमेगा को हम रोटेटिंग रेडियस या रिजिड बॉडी या रेफरेंस लाइन की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। अगर इसी रिलेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो बेटा याद रखना, इस रिलेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इनमें सीक्वेंस भी आपने याद रखना है, पहले ओमेगा आएगा बाद में आर आएगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ बातें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम बेटा अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जो पार्टिकल P1 से P2 तक जा रहा है वो लीनियर वेलोसिटी v के साथ जा रहा था, अगर उसमें एक्सेलरेशन आ जाए लीनियर एक्सेलरेशन a, और रेफरेंस लाइन हमारे पास जो है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए अल्फ़ा, तो हम इस पार्टिकल के लीनियर एक्सेलरेशन और इस रेफरेंस लाइन के एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन भी बना सकते हैं। उसके लिए बेटा ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसकी दोनों साइड्स को हम बिल्कुल इसी तरह डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है, वो हमारे पास होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो मैंने ये लीनियर एक्सेलरेशन लिख दिया, और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैंने ये एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दिया, और आर वैसे ही साथ में आ जाएगा। तो ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर साइन इक्वल होगा अल्फ़ा क्रॉस आर के। ये क्रॉस प्रोडक्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का। यानी अगर हम किसी पार्टिकल के एंगुलर एक्सेलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, तो हमें उस पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो याद करें आपने वेक्टर प्रोडक्ट में एक बात सीखी थी कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनसे जो क्वांटिटी आती है वो एक वेक्टर होती है, और ये वेक्टर जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगी,
और जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है वो आर के यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर होगी। ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें इस v की तो इसे हम एक और नाम देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसे बोला जाता है। अब इस v को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं ये समझिएगा। बेटा फर्ज करो जब पार्टिकल यहाँ है तो उसका सेंटर से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो ये आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी आर की, क्योंकि ये हमारे पास ओ पॉइंट है, पीवट पॉइंट है, सेंटर है। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ये अपवर्ड आ गई। मैं ओमेगा पर रखता हूँ अपना राइट हैंड और इसको कर्ल कर देता हूँ दूसरे वेक्टर की तरफ जो हमारे पास ये आर है। ये हमारे पास बेटा आर वेक्टर है। तो देखो ज़रा, ये ओमेगा की डायरेक्शन में रखा फर्स्ट वेक्टर पर, फिंगर्स कर्ल करूँगा सेकंड वेक्टर की तरफ यानी आर की तरफ, तो मेरा थंब मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। ये राइट हैंड रूल हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो इस पॉइंट पर हमारा जो थंब है वो इधर को आ रहा है, लिहाजा इस पॉइंट पर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी इधर को होगी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर सेंटर से वो ये आ जाएगा आर। अब भी बेटा चूंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है तो हमारे पास ये होगी एंगुलर वेलोसिटी। अब हम अगर रेडियस की डायरेक्शन में जाएं इधर को तो हमारा थंब इधर को आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह हम इन दो पॉइंट्स पर भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इस पॉइंट पर इधर को आएगी राइट हैंड रूल लगाने से, और इस पॉइंट पर राइट हैंड रूल लगाने से ऊपर को आएगी। अब ज़रा गौर करें, ये ग्रीन वाला वेक्टर, ये ग्रीन वाला वेक्टर और ये ग्रीन वाला वेक्टर और ये वेक्टर, ये चारों वेक्टर सर्कल को एक एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट ये है और इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट ये है। तो जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो बेटा याद रखिएगा उसकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है, इसीलिए हम इस लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम इस रिलेशन को देखें तो ये भी अल्फ़ा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए परपेंडिकुलर होगा अल्फ़ा के, जैसे हमने ये लिखा था v परपेंडिकुलर टू ओमेगा, और ए परपेंडिकुलर होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो हमने यहाँ पे लगाया था, वही मैंने यहाँ पे लगा के ये दो रिजल्ट लिख दिए हैं। यहाँ पे बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल जा रहा है और हम सपोज करते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन भी अपवर्ड होगा। उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अपवर्ड आ गया, इस पॉइंट पर हम उसके एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और आर को यूज़ करके उसके लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ बेटा ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर को एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, आर इधर को, ये फिंगर कर्ल की अल्फ़ा आर की तरफ फिंगर चली गई, हमारा थंब हमें इसकी डायरेक्शन बता देगा। यानी इस पॉइंट पर जो लीनियर एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो भी इधर को आएगा। अगर यहाँ राइट हैंड रूल लगाएं तो पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन नीचे को आएगा, यहाँ लगाएं तो इधर को आएगा, यहाँ लगाएं तो इधर को जाएगा। यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग है, वी टी के अलॉन्ग। इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन वी टी के अलॉन्ग है, इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन वी टी यानी टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो चूंकि एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग आ रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को बेटा हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो पॉइंट सीखे कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, जिधर को टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उधर को ही पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और उधर को ही उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इस टॉपिक का, रिजिड बॉडी में आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हमारे पास है पीवट पॉइंट और मैंने रिजिड बॉडी पर एक पॉइंट ये लिया है और फिर एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया है। इन दोनों पॉइंट्स का
सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। बेटा समझाना ये है कि जब भी ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी सर्कल के अलोंग, तो फ़र्ज़ कर लो हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला जो कि ये है, और ये वाले पॉइंट को मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीवट पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से लेकर ये आ जाएगी, और इस पॉइंट के लिए हमारे पास आर की वैल्यू ये होगी। अब आपको मैंने बताया जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिजिड बॉडी रोटेट करती है उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रेफरेंस लाइन मूव करती है। तो ज़रा बेटा इन दो लाइनों को गौर से देखें, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से और ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से। जब भी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो अगर ये बड़े वाली ब्लू लाइन जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, जितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बड़े वाली ब्लू लाइन ने, उतना ही छोटे वाली ब्लू लाइन ने भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लिहाजा यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी एंगुलर वेलोसिटी इस बड़ी वाली लाइन की होगी, रेफरेंस लाइन की, उतनी ही इसकी होगी। तो यहाँ से बेटा हमने ये सीखा कि रिजिड बॉडी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर कर लें तो जितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी ये ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसके लिए आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब यहाँ आर की वैल्यू बड़ी आएगी तो हमारे पास वी का आंसर भी ज़्यादा आएगा। फ़र्ज़ कर लें दोनों पार्टिकल्स के लिए ओमेगा 2 है और यहाँ आर की वैल्यू 3 ले लें, तो 2 × 3 आपके पास 6 आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास ओमेगा 2 ही होगा क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। लेकिन यहाँ आर को 3 की बजाय कम ले लें, हम इसको 2 सपोज कर लेते हैं, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी 2 आ गई, रेडियस भी 2 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 4। इस केस में लीनियर वेलोसिटी आई 6, इस केस में लीनियर वेलोसिटी आई 4। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि रिजिड बॉडी में मौजूद तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल के लिए आर के डिफरेंट होने की वजह से हर पार्टिकल की लीनियर यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर सेम फॉर एवरी पॉइंट इन रिजिड बॉडी, बट v यानी लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स इन रिजिड बॉडी।